20 to 40%, ठीक है। जब आप एड अप कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, ए नेट, अगर मैं इसको ए नेट को बाहर निकालूं, ए नेट ब्रैकेट में 1 प्लस 20 से 40% हो गया, ठीक है, 0.20 या फिर 0.40 की लिमिट में। तो आपको ऑन एंड अप्रॉक्स इसका मतलब क्या हुआ, ए नेट जितना आपने कैलकुलेट किया उसका 1.20 से लेकर 1.40, मतलब 20 से 40% हम उसमें एक्स्ट्रा एरिया एडअप कर रहे हैं। लेकिन जब हम स्टील टेबल देखेंगे ना, मान लो मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, फॉर एग्जांपल हमारा जो एरिया आया 433, एक एग्जांपल दे रही हूँ, mm² आया ए नेट का, ठीक है, एक एग्जांपल। तो हम जब कोड्स में मान लो एंगल सेक्शन की बात कर रहे हैं, एंगल सेक्शन का एरिया वाली लाइन देखेंगे, यहाँ पे ए नेट, वहां पे ऐसे लिखा होगा ए नेट, एंगल सेक्शन में जा रहे हो 433 mm²। तो मान लो अगर मेरे को क्वेश्चन में वहां पे गिवन है, एक में गिवन है 4000 mm², एक में गिवन है 455 mm², ठीक है। तो मैं आपको, और अगर एक में गिवन है 5000 mm², ठीक है, तो आप ये 5000 वाला भी पिक कर सकते हो, वो भी सेफ रहेगा, आप ये वाला भी पिक कर सकते हो, ये भी सेफ रहेगा, क्योंकि आपको क्या बोला है ऑलरेडी कि 20 से 40% ज्यादा वाला आपको सेक्शन पिक करना है। तो आप 4000 वाला नहीं पिक करोगे क्योंकि वो कम है इस वैल्यू से। हम वैल्यू कौन सी पिक करेंगे, कौन सी एंगल की पिक करेंगे जो ज्यादा होगी, ताकि जो हम डिजाइन कर रहे हैं वो क्या हो, सेफ हो। क्लियर है क्या बोला मैंने, इसमें कोई डाउट? नो मैम। क्योंकि जब अभी हम डिजाइन करेंगे ना, न्यूमेरिकल के साथ चीजें ज्यादा क्लियर होती हैं। आप अभी बस स्टेप्स को सुनो और समझो। अच्छा, एक और चीज क्या है, अगर यही केस मेरा वेल्डिंग का है, यही केस अगर मेरा वेल्डिंग का है, ठीक है, तो हम वेल्डिंग के केस में कितना कहता है, कितना % एक्स्ट्रा रखना होता है, बस 10%, इससे ज्यादा नहीं, 10%। तो मतलब आप क्या कर रहे हो, जो भी आपने नेट एरिया निकाला डिजाइन के लिए उसको इंटू 1.10 कर दो, तो जो भी आप एरिया आ रहा है आप उसको कंसीडर करके अपना टेबल से सिलेक्ट कर लो, जो भी आपको मेंबर सिलेक्ट करना है, एंगल सेक्शन, प्लेट करनी है, या फिर आई सेक्शन करना है, चैनल सेक्शन करना है, वो आप उस हिसाब से अपना सिलेक्ट कर लो। अच्छा, एक और चीज, अगर आपका सिंगल एंगल सेक्शन और गजेट प्लेट का है तो हमेशा याद रखना कि जो भी आपकी अनइक्वल, अगर मतलब मान लो अनइक्वल साइड है, तो मैंने आपको कल भी बताया था, तो जो आपकी लॉन्गर लेग होगी एंगल की, आप गजेट प्लेट उसके साथ लगाएंगे। क्लियर है? कल भी बताया था ये, ठीक है। चलिए, या ये सेकंड पॉइंट आई होप सबको क्लियर। यस मैम। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, कैलकुलेट द नेट सेक्शनल इफेक्टिव एरिया ऑफ द सिलेक्टेड सेक्शन। ये इसमें क्या है कि आपको कुछ डिडक्शंस करनी रहती है, ठीक है, बट ये आप इतना नहीं करोगे इसमें, क्योंकि मैं आपको जब करेंगे ना कैलकुलेशन वर्क करेंगे, हम ऑलरेडी उसमें कंसीडर करके चल रहे थे। क्या कह रहा है जो आपका थर्ड पॉइंट है, ठीक है, आपको जो भी एएन आपने सिलेक्ट करना है वो आपने क्या कर लिया है, उसमें से सिलेक्ट कर लिया है, क्या कहते हैं, स्टील टेबल्स में से। अब नेक्स्ट आप लोगों का क्या कहता है कि जो भी आपने एएन कैलकुलेट किया है और एएन जितना हमें रिक्वायर्ड है, आप उनको कंपेयर करना, और हमेशा अभी जो मैंने आपको बताया, हमेशा आपको क्या रखना है, सेफ लिमिट में जाना है, तो आपको थोड़ा सा ज्यादा ही लेना चाहिए एरिया, ताकि हमारा मेंबर क्या हो, सेफ हो। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, कैलकुलेट द नेट सेक्शनल इफेक्टिव एरिया ऑफ द सिलेक्टेड सेक्शन। जो भी हमने सेक्शन अभी सिलेक्ट करेंगे ना, मतलब आपने अब क्या किया, सेकंड स्टेप में आपने कोई ना कोई मेंबर सेक्शन तो सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, अब उसका क्या कह रहा है, एक्चुअल में उसका इफेक्टिव एरिया कितना है वो कैलकुलेट कर लो, ठीक है। कोड्स में जो टेबल है वैसे हमें उसमें गिवन होता है, करने की जरूरत नहीं, हम वहीं से ले लेंगे, ठीक है, लेकिन वो तो ओवरऑल होता है ना, अब हमें उसके अंदर डिडक्शन भी तो करनी है, कितने होल्स लगा रही हूँ, मान लो अगर ये लॉन्गर साइड है, मैं यहाँ पे इसकी गजेट प्लेट लगा रही हूँ, तो अब यहाँ पे मैंने रिवेट लगाया है या फिर बोल्ट लगाया, तो मेरे को नेट इफेक्टिव एरिया भी तो कैलकुलेट करना है। कोड ने तो मेरे को इस पूरे मेंबर का दिया नेट एरिया, लेकिन अब मेरे को क्या निकालना है, नेट इफेक्टिव एरिया निकालना है आफ्टर रिवेटिंग। तो अब इसने वही बोल रखा है, तो अगर सिंगल एंगल या फिर डबल एंगल है तो उस केस में आप डिडक्शन कर दोगे 1 रिवेट होल फॉर ईच एंगल। एक एंगल अगर दोनों सेक्शन में है, दोनों सेक्शन के साथ कनेक्शन है, तो 2 होल की आप क्या कर दोगे, उसमें इफेक्टिव एरिया सब्ट्रैक्ट कर दोगे उसमें से, ठीक है। फ्लैट है या फिर प्लेट्स हैं तो उसमें 1 रिवेट होल फॉर 15 सेंटीमीटर विड्थ ऑफ द मेंबर, आप 15 सेंटीमीटर विड्थ के लिए एक रिवेट होल की डिडक्शन माइनस कर दो, या फिर आप जो भी डिजाइन करने वाले हो उसके हिसाब से आप अपना नेट इफेक्टिव एरिया निकालोगे। और क्या कह रहा है, अगर डबल चैनल यूज कर रहे हो तो 2 रिवेट होल्स फ्रॉम ईच चैनल वेब और 1 रिवेट होल फ्रॉम ईच फ्लैंज।
आपको ये क्या करना है, नेट इफेक्टिव एरिया के लिए उसमें से इतना रिवेट होल क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ताकि इफेक्टिव एरिया आ जाए ओवरऑल एरिया में से। देन अगर 4 आईएसए फॉर्मिंग बॉक्स, अगर 4 ऐसे आईएसए यूज हो रहे हैं जिसके ऊपर हम ऐसे बॉक्स बना रहे हैं पूरा, ठीक है, तो ऐसे 4 जोड़ के ये बॉक्स बना रहे हैं, साइडों में प्लेट्स लगी होंगी इनको कनेक्शन करने के लिए, उस केस में 2 रिवेट होल फ्रॉम ईच एंगल, कम एक एंगल में से एक इधर, मान लो इधर प्लेट लगी हुई है, तो नेट इफेक्टिव एरिया क्या होगा, 2 रिवेट होल, एक इधर से एक इधर से, एक इधर से एक इधर से, इस तरह से एक सिंगल एंगल से 2 रिवेट होल सब्ट्रैक्ट होंगे इफेक्टिव एरिया के, ठीक है। कैलकुलेशन जब करोगे ये वहीं के वहीं आपको समझ आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि मैंने एक एंगल सेक्शन डिसाइड किया, उसका तो मेरे को इफेक्टिव एरिया मतलब नेट एरिया नहीं पता है, डिजाइन से पहले वाला कंप्लीट एरिया पता है। अब बीच में मेरे को रिवेट होल भी तो बनाने हैं, तो मैं उसमें क्या निकालूंगी, नेट इफेक्टिव एरिया निकालूंगी, सब्ट्रैक्ट क्या कर देंगे, जो भी हमने उसमें होल्स किए हैं। कल जैसे कर रहे थे ना नेट इफेक्टिव एरिया, उसमें माइनस क्या कर रहे थे आप, डाया ऑफ होल ही तो कर रहे थे ना माइनस, हाँ कि ना। Yes, ma'am. अब जो आपका स्टेप 4 है, क्या कह रहा है, चेक फॉर नेट सेक्शनल एरिया। ये अभी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो भी हमें नेट एरिया रिक्वायर्ड है, हमें जो नेट एरिया ट्रायल सेक्शन के लिए पिक करना है वो हमेशा क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। किससे, जब आप स्टेप 3 में पूरा आप इफेक्टिव एरिया निकाल लोगे ना, जो मतलब पूरा नेट एरिया निकाल लोगे डाया ऑफ होल्स माइनस करने के बाद, उसके बाद ये वाला जो एरिया है ये क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, जो हमने फर्स्ट स्टेप में ए नेट निकाला था उसके कंपैरिजन में, ठीक है। इसीलिए हम 20 से 40% ज्यादा लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अभी तो हम पूरा सेक्शन पिक कर रहे हैं, बाद में हमने इसके बीच में क्या करने हैं, होल्स करने हैं फॉर रिवेट होल, इसीलिए 20 से 40% रिवेट में ज्यादा लेते हैं और 10% हम वेल्डिंग में लेते हैं, क्योंकि क्यों, वेल्डिंग में होल्ड करने की जरूरत, होल्स करने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए हम वेल्डिंग में सिर्फ 10% ज्यादा एरिया ले लेते हैं। लेकिन जहां पर बोल्ट कनेक्शन, रिवेट कनेक्शन है, वहां पे हमें थोड़ा ज्यादा लेना पड़ता है, क्योंकि हमें पता है कि नेट एरिया में से उसमें होल्स होने वाले हैं और उसकी स्ट्रेंथ जो आएगी वो फिर कम आएगी, इसीलिए हम 20 से 40% ज्यादा लेते हैं। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कंसेप्चुअल कि व्हाई इन वेल्डिंग वी टेक 20 to 40% मोर क्रॉस सेक्शन, नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो आप ये रीजन दे सकते हो ना, क्योंकि बाद में उसमें क्या करने होते हैं, हमें कनेक्शन फॉर्म करने के लिए उसमें होल्स करने होते हैं और उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, इसीलिए हम उसके बीच में क्या करते हैं, होल्स, इसीलिए हम उसमें क्या करते हैं, 20 से 40% एरिया ज्यादा लेकर चलते हैं। स्टेप 4 क्लियर, चौथे स्टेप तक कोई दिक्कत? No, ma'am. Clear. चलिए फिफ्थ स्टेप क्या कहता है। फिफ्थ स्टेप थोड़ा थ्योरेटिकल कह लो, क्योंकि इसमें आपका इसका कोई कंसेप्ट इतना है नहीं, लेकिन सिलेंडरनेस रेशियो की बात हो रही है। इफेक्टिव लेंथ, जो भी आप इफेक्टिव लेंथ का जो भी आपका मेंबर का कनेक्शन है वो, और मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन की बात हो रही है इसमें, ठीक है। आप लोगों ने ये उसमें जो आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स वाला सब्जेक्ट आया था, क्या बोलते हैं आप लोग उसको, सॉम बोलते हैं वैसे हम लोग, स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स आया था ना आपको, ठीक है, उसमें आप लोगों ने ये स्लेंडरनेस रेशियो वाला कंसेप्ट पढ़ा होगा। अब ये क्या कहता है, इसमें हम एक और इसमें कंसेप्ट लेकर आते हैं स्लेंडरनेस रेशियो का। क्या कहता है कि एल इफेक्टिव, जो भी आपका मेंबर का कनेक्शन है उसकी इफेक्टिव लेंथ प्लस मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन, ये वैल्यू हमें अगेन हमें स्टील टेबल में हर एक मेंबर की कैलकुलेटेड होगी, ठीक है। ठीक है, ये वैल्यू किसमें होगी, स्टील टेबल से हमें मिल जाएगी, तो हमें कैलकुलेट नहीं करनी है, एज इट इज स्टील टेबल में होगी। बस ध्यान क्या रखना है, ये 2 पॉइंट्स का, ये 2 पॉइंट्स क्या कहते हैं कि इफ द टेंशन मेंबर इज नॉर्मली एक्टिंग एज अ टाइम मेंबर, अगर हमारा टेंशन मेंबर एक नॉर्मल टाइम मेंबर की तरह एक्ट कर रहा है, लेकिन इज सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस रिवर्सल ड्यू टू अदर लोड्स, अगर एक मान लो मेरे को छत के ऊपर कोई भी ट्रस वगैरह जो भी हम बना रहे हैं, ठीक है, हमने वहां पे कोई भी टाई मेंबर लगाया, एंगल सेक्शन वगैरह लगाया, लेकिन उसमें सागर क्या दिक्कत है, ज्यादा ही गाने सुनने हैं तो भैया क्लास में क्यों आ रहे हो, पहले तो आते इतनी लेट हो। चलिए, क्या बोल रहा है कि अगर आपके कोई भी मेंबर है, अगर वो टाइम मेंबर की तरह मतलब टेंशन मेंबर की तरह एक्ट कर रहा है, उस पर टेंसाइल फोर्सेस लग रही है, लेकिन एक्सेप्ट टेंसाइल फोर्सेस उसमें और भी अदर लोड्स लग रहे हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूं विंड, ट्रस बनाई है, विंड लग रही है, ठीक है,
या फिर सिस्मिक लोड लग रहे हैं, सिस्मिक फोर्सेस लग रही हैं, कोई भी अदर लोड लग रहे हैं एक्सेप्ट टेंसाइल लोड, हम तो उसके अंदर क्या करता है, क्या कहता है कि द मेंबर शैल हैव स्लेंडरनेस रेशियो लैम्डा नॉट ग्रेटर देन 180। तो जो अगर आप क्वेश्चन में डिजाइन में ये यूज कम होगा ये वाला पॉइंट, बट पता होना चाहिए ये पॉइंट, कहता है अगर आपका स्ट्रेस रिवर्सल होता है, यानी कि अगर आपका उसके अंदर क्या हो जाता है और भी लोड्स लगते हैं, जैसे कि विंड लगती है, सिस्मिक फोर्स लगते हैं, तो उस केस में आपका लैम्डा की वैल्यू जो भी आप मेंबर सिलेक्ट करोगे 180 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूं कोई भी ट्रस्ट में जो भी मेंबर एक्ट कर रहा है या फिर कोई ब्रेसिंग मेंबर है, ब्रेसिंग मेंबर आप लोग समझते हो ऐसे कनेक्ट करने के लिए ब्रेसिंग हम लोग करते हैं, ब्रेसिंग मेंबर्स है, ठीक है, सब्जेक्ट टू पॉसिबल स्ट्रेस रिवर्सल रिजल्टिंग फ्रॉम अगेन विंड या फिर अर्थक्वेक के लिए, उस केस में अभी ये सिर्फ ट्रस्ट की बात कर रहा है और ब्रेसिंग मेंबर की बात कर रहा है, उस केस में बेटा जो भी हमारा लैम्डा की वैल्यू है वो किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 350 से। ये सिर्फ आप कंसेप्चुअल पार्ट के लिए ये दो वैल्यूज याद रखना कि अगर नॉर्मल टाइम मेंबर है उस केसेस में अगर आपकी विंड और सिस्मिक फोर्सेस लग रही हैं तो लैम्डा की वैल्यू 180 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 या 2 नंबर में, इससे ज्यादा इसका कोई इतना खास रोल नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि कोड में एज इट इज आपको कोड बोल रही स्टील टेबल में आपको एज इट इज वैल्यू मिलेंगी लैम्डा की। और अगर आपका कोई ट्रस्ट का टाइप मेंबर है या फिर कोई ब्रेसिंग सिस्टम है उस केसेस में लैम्डा 350 तक, 350 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर है? यस मैम। नेक्स्ट आखिरी स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट, जो अभी आप लोग जो भी करके आए हो ना डिजाइन, वो सारे यूज होंगे अपना, इसीलिए अगर कल हम न्यूमेरिकल करेंगे तो बेटा उसमें अपना रिवाइज करना, वेल्डिंग का डिजाइन रिवाइज करके आना, ठीक है, वेल्डिंग का डिजाइन रिवाइज करना और रिवेट का डिजाइन रिवाइज करके आना, प्लीज रिक्वेस्ट है, नहीं तो आपको टर्म्स याद नहीं आएंगी। रिवेट में रिवेट वैल्यूज क्या होती थी, रिवेट वैल्यू के फॉर्मूला क्या होते थे, पावर ड्रिवन वाला एक टेबल था जिसमें 130 300 वैल्यूज वगैरह वाला टेबल था ना, वो रिवाइज प्लीज करके आना, क्योंकि अगर मैं कल करवाऊंगी फिर आप सारा भूले बैठे होगा, आपको नहीं समझ आएगा। तो इसीलिए रिवेट, बोल्ट और वेल्डिंग प्लीज अपने डिजाइन कल रिवाइज करना, कल न्यूमेरिकल करेंगे इसके। अभी मैं आपको इसका आखिरी पॉइंट बता रही हूँ, स्टेप 6 डिजाइन ऑफ एंड कनेक्शन। जब भी हमें एंड कनेक्शन डिजाइन करना है तो हमें क्या पता होना चाहिए, रिवेट कनेक्शन, अगर मैं रिवेट की बात करूं कितने नंबर ऑफ रिवेट्स लग रहे हैं, ठीक है, पता होना चाहिए ना। अब वो कैसे निकलेंगे, सिलेक्ट सूटेबल साइज ऑफ रिवेट, वो कैसे करेंगे हम लोग, आपको क्या करना है, डिटरमाइन रिवेट वैल्यू, आपको याद है हम रिवेट वैल्यूज निकालते होते थे, हाँ कि ना, कुछ याद है? यस भाई क्या है, क्या दिक्कत है? मैम ये हाँ जी, अंशुल गौतम। बजा रहा गाने, 18/19 अंशुल बजा रहा है गाने।